मेरे वित्तीय रूप से समझदार दोस्तों, आप शायद पहले भी हमारे चैनल पर सुन चुके होंगे कि सफल लोगों को सुनना, सीखने के माध्यम से सुधार करना और अपनी गलतियों से सीखना कितना महत्वपूर्ण है ना? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति है जिसने अपने निवेश के दौर में कभी भी गलती नहीं की है। मैंने एक वीडियो पाया जो यही दावा करता है। मुझे ये संदिग्ध लगता है, लेकिन चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। आप कह रहे हैं कि आप इतने अच्छे हैं कि आपने कभी भी किसी निवेश में पैसा नहीं खोया। मैं तथ्यात्मक रूप से कह सकता हूँ कि मैंने कभी भी किसी निवेश में पैसा नहीं खोया। जब मुझे पता चलता है कि जोखिम लाभ से अधिक है तो मैं बाहर हो जाता हूँ। अरे क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? जैसे क्या आप व्यक्तिगत स्टॉक्स में निवेश करते हैं? हाँ, तो क्या आप मुझे अपने सबसे अच्छे निवेश के बारे में निश्चित रूप से बता सकते हैं? मैंने टाटा एलेक्सी में निवेश किया जब टाटा एलेक्सी 110 रुपए का था। मुझे पता है कि मैंने लगभग 150 गुना वापसी प्राप्त की और आज इसकी क्या कीमत है? 7,500 से 9,000। ये किस समय में हुआ? 2009, शायद 2009 में। 15 साल की अवधि। और आपने कितना निवेश किया था? लगभग 7 लाख निवेश किए थे। तो मेरा टाटा एलेक्सी में निवेश करने का कारण था सबसे पहले क्योंकि यह एक टाटा कंपनी है। मुझे ऐसा लगा कि टाटा ने हमेशा शेयर होल्डर्स को दिया है। वे या तो दीर्घकालिक खेल खेलते हैं और इसे बहुत आक्रामक रूप से खेलते हैं। मैं उस स्टॉक के साथ दीर्घकालिक खेल खेलने को तैयार था और हाँ, इसमें प्रवेश करना सही लगा। ये वास्तव में बहुत अच्छा लगता है और इसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है। वह निवेश करने से पहले कंपनी का पूरी तरह से अध्ययन करती है, जो एक समझदार कदम है। बधाई हो मेरे दोस्त। मुझे आशा है कि आपका सटीक विश्लेषण वाला स्वभाव और अच्छी किस्मत आपकी आगे भी सहायता करते रहेंगे। तो याद रखें दोस्तों, हमेशा हर चीज का विस्तार से विश्लेषण करें। आपके निवेश की संभावना का आकलन सिर्फ कंपनी के प्रचार के आधार पर न करें, बल्कि इसके इतिहास, समीक्षाएं और बेशक प्रत्येक परियोजना की संभावना का भी अध्ययन करें। नए एपिसोड्स को मिस न करें ताकि आप निवेश की दुनिया में अपनी क्षमताओं को और बढ़ा सकें। आप सबको देखकर खुशी हुई। अगले वीडियो में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। मेरे वित्त प्रेमी हैमस्टर दोस्तों, हम सभी एक मोटे बैंक खाते का सपना देखते हैं जिसमें बहुत सारे शून्य हो, है ना? लेकिन क्या हम वास्तव में समझते हैं कि बैंक खुद क्या करते हैं? क्या वे सिर्फ हमारे पैसे रखने के लिए फीस लेते हैं या इसके पीछे कुछ और है? आज मैंने एक वीडियो चुना है जो हमें इस बात की तह तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो चलिए उन लोगों की बात सुनते हैं जो इन विषयों को अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैंक पैसे जमा नहीं करते। आप बैंक में पैसे जमा नहीं करते। जब आप बैंक में पैसे देते हैं तो आप बैंक को पैसे उधार दे रहे होते हैं। यही कारण है कि आपको इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है। एक बार जब आपको इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है तो वह पैसा अब एक एसेट नहीं होता, वह एक लायबिलिटी बन जाता है। और फिर वे उस लायबिलिटी को लेते हैं और वे क्रेडिट का निर्माण करते हैं। वे सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री के व्यवसाय में होते हैं। वे आपके पैसे को स्टोर करने के व्यवसाय में नहीं होते। इसलिए एक बार जब आप यह समझ लेते हैं कि वे आपके पैसे को स्टोर करने के व्यवसाय में नहीं हैं, तो आपको अपने पैसे को संसाधनों और स्थानों में रखना पड़ता है, सभी से पहले। इसलिए जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में प्रारंभिक समय में रियल एस्टेट खरीदी, वे सप्लाई डिमांड को कैपिटलाइज करते हैं। सप्लाई डिमांड। अगर डॉलर की अब मांग नहीं रही तो क्या होगा? हमारे पास अनंत सप्लाई है। मैं हमेशा से जानता था कि अपना खुद का बिल बनाना सही कदम था। जाहिर है ये न्यूयॉर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता चलता है कि हम पैसा कमाते हैं, इसे बैंक में जमा करते हैं और फिर बैंक हमारे पैसे से कमाता है। इस पर सोचने वाली बात है ना? दूसरी ओर हमें इससे कम इंटरेस्ट मिलता है और यह बात कि पैसे की जिम्मेदारी बैंक के हाथ में है, हमें कुछ मानसिक शांति मिलती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या बैंकों में ऐसे डिपॉजिट करने का कोई मतलब है या हमें पैसे का निवेश खुद करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। अब मैं आपके लिए और मजेदार वीडियो की तलाश में निकल रहा हूँ, इसलिए कहीं मत जाइएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।